मॉर्निंग। आज का जो सुपरविजन का टॉपिक है वो हमारा रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नर्सिंग सुपरवाइज़र। ठीक है ना। सुपरविजन के बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि सुपरविजन क्या है, कैसे होना चाहिए, गुड सुपरवाइज़र की क्वालिटीज़ क्या होती हैं। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे फील्ड में जो नर्सिंग सुपरविजन होता है उसमें हमें क्या क्या पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। तो इसको इस रूप से एग्ज़ाम में आ सकता है कि जो नर्सिंग सुपरवाइज़र हैं उनके हिसाब से उनकी रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होनी चाहिए। तो सुपरवाइज़र जो नर्सिंग में है नॉर्मली वो मिडिल लेवल के मैनेजर्स होते हैं। ठीक है ना। टॉप मैनेजमेंट होती है, वो अथॉरिटी होती है, और उसके बाद में सेकंड मिडिल लेवल पे सुपरवाइज़र्स होते हैं जो सबॉर्डिनेट्स को मैनेज करते हैं, है ना। तो इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, मिडिल लेवल मैनेजर्स कहते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। दे हैव फॉलोइंग टाइप ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, और इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी निम्न प्रकार से होती है। नंबर 1, अपवार्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी, कि जो उनकी अथॉरिटी है उनके प्रति उनकी क्या जिम्मेदारियां हैं, क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। नंबर 2, डाउनवर्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी, कि जो जिनको सुपरवाइज किया जा रहा है उनके प्रति उनकी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी हैं। और नंबर 3, रेस्पॉन्सिबिलिटीज ड्यूरिंग सुपरविजन, और सुपरविजन के दौरान उनको किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं अपवार्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। अपवार्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी में रेस्पॉन्सिबिलिटी जो हमारी अथॉरिटी है उन्होंने हमें कुछ जिम्मेदारियां दी है ना। तो जब उन्होंने जिम्मेदारियां दी है तो उनको सही करने की जो मेन हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो उसमें ध्यान रखना है हमें कि आइडेंटिफाई द एक्टिविटीज़ द अथॉरिटी नीड फ्रॉम हिम आइदर इंस्टीट्यूशनल सेटिंग और कम्युनिटी सेटिंग, कि जो रेस्पॉन्सिबिलिटी हमें हायर अथॉरिटी ने दी है उनकी क्या नीड है, यानी वो हमसे क्या चाहते हैं, उसको हमें आइडेंटिफाई करना है। ठीक है ना, ताकि हम अपना बेस्ट रिजल्ट उनको दे सकें। तो समझना है हमें कि जो उन्होंने हमें काम दिया है वो चाहते क्या है हमसे, उस काम के हिसाब से, है ना। तो वो आइडेंटिफाई करके फिर अकॉर्डिंगली हम काम करेंगे। और ये किसी भी सेटिंग में हो सकता है। इंस्टीट्यूशनल सेटिंग मतलब हम हॉस्पिटल में यदि काम कर रहे हैं तो, और फील्ड में यदि काम कर रहे हैं तो उसके हिसाब से अलग अलग टाइप की नीड हमारे अथॉरिटी की हो सकती है। ठीक है। मेक अरेंजमेंट टू कैरी आउट आइडेंटिफाइड एक्टिविटीज़ इन बेस्ट पॉसिबल वे, और जो आपने एक्टिविटीज़ आइडेंटिफाई की है कि जो हायर अथॉरिटी है वो हमसे क्या चाहती है और उसके लिए मेरे को क्या क्या करना है, वो आप खुद अपने डायरी में बना के रख सकते हैं कि मेरे को पूरे सुपरविजन के दौरान ये काम करने हैं। उसके हिसाब से आप अपनी एक्टिविटीज़ को कैरी आउट करेंगे फील्ड के अंदर। ऑलवेज कीप इन टच विद द हायर अथॉरिटीज़ अबाउट व्हाट इज़ बीइंग डन और डूइंग। ठीक है। जब आप हमेशा अथॉरिटी के टच में रहेंगे कि सुपरविजन का जितना भी पीरियड आपका चल रहा है, 1 महीने 2 महीने 6 महीने, उस दौरान जो जो आप एक्टिविटी करते जा रहे हैं बीच बीच में भी उनको इन्फॉर्म करते रहें। ठीक है ना। ऐसा नहीं कि पूरे 6 महीने बाद ही करेंगे, बीच बीच में भी उनको इन्फॉर्म करते रहना चाहिए कि क्या क्या किया जा रहा है, क्या क्या हो चुका है और क्या क्या ड्यू है। ठीक है। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हायर अथॉरिटी के प्रति होती है। इसके अलावा सजेस्ट मेजर्स टू इम्प्रूव एफिशिएंसी ऑफ हेल्थ पर्सनल एंड नर्सिंग पर्सनल एंड एफिशिएंसी ऑफ द परफॉर्मेंस। अब जब आप सुपरवाइज करते हैं तो आपको कई चीज़ें आइडेंटिफाई होती हैं कि अगर मान लो हमने कुछ कमियां देखी और उन कमियों को इजीली थोड़ा सा चेंज करके सिस्टम में हम उसको सही कर सकते हैं, तो हम हमारी हायर अथॉरिटी को सजेशन दे सकते हैं कि ये हम चेंज कर लें तो हमारा जो परफॉर्मेंस है स्टाफ की वो इंक्रीज हो जाएगी। तो उस हिसाब से आपको सजेशन भी देने होते हैं टाइम टू टाइम। एक्ट एज ए लाइजन बिटवीन हायर अथॉरिटी एंड सबॉर्डिनेट इंटरप्रेटिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ द अथॉरिटीज़, और एक आप लिंक के रूप में काम करते हैं हायर अथॉरिटी और सबॉर्डिनेट्स के बीच में, कि जो भी इंफॉर्मेशन हायर अथॉरिटी से नीचे जानी है वो आपके थ्रू जाती है। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। एक लाइजन के बीच में रूप में काम करना है कि इधर से इंफॉर्मेशन कुछ चाहते हैं वो उनकी बात हायर अथॉरिटी के पहुंचाना, और हायर अथॉरिटी जो चाहती है उनकी बातें सबॉर्डिनेट्स तक पहुंचाना, कि ये काम हमें इस तरीके से करना है।
इसके अलावा टाइमली रेफर मैटर्स टू इमीडिएट ऑफिसर इन हिरार्की विच आर रिक्वायर्ड टू ड्रा अटेंशन टू डील विद। और उस सुपरविजन के दौरान यदि आपको कोई ऐसी समस्या आती है जिसमें इमीडिएट एक्शन की ज़रूरत है, तो आप तुरंत अपने जो हायर अथॉरिटी है, करंट आपकी हायर अथॉरिटी है, उसको इन्फॉर्म करेंगे ताकि वो जल्दी से जल्दी उस पर एक्शन ले सकें, है ना। पूरा वेट नहीं करेंगे कि पूरा सुपरविजन हो जाएगा तब हम बताएंगे। तो जो भी ऐसे स्पेशल मैटर्स हैं उनको इमीडिएट टाइमली बताना होता है। टाइमली सबमिशन ऑफ स्टाफ इवेल्युएशन रिपोर्ट टू द एडमिनिस्ट्रेटर एज एंड व्हेन सॉट बाय देम। और जितना भी आप सुपरविजन उनको कर चुके हैं उनकी साथ में साथ इवेल्युएशन रिपोर्ट आप बनाते रहें, ठीक है। कि जैसे मान लो आपने इनिशिएट किया और सारे जो आपके अंडर में एग्जांपल हम ले लेते हैं सुपरविजन ऑफ बाय द LHV। अगर LHV सुपरवाइज कर रही है तो उसके अंडर में 4 to 5 सब सेंटर्स होंगे जिनके ANMs को वो सुपरवाइज करेगी, है ना। तो सुपरविजन तो लंबा चलेगा, बट एक एक्टिविटी आपने जैसे पहले ख़त्म कर ली कि सारे ANMs का आपने होम विजिट को सुपरवाइज कर लिया है ना। तो उसकी एक अलग रिपोर्ट बना के, जैसे इंटरिम रिपोर्ट होती है, वो बना के आप आगे दे सकते हैं कि बाकी एक्टिविटीज़ हम आगे देख रहे हैं। हाउस जो होम विजिट का जो सुपरविजन का इवेल्युएशन है वो इस प्रकार से, ठीक है ना, वो आप भेज सकते हैं। तो इस प्रकार भी आप रिपोर्ट दे सकते हैं। और यदि हायर अथॉरिटी पहले रिपोर्ट मांगती है पूरा होने से पहले, कई बार जरूरत पड़ जाती है, जैसे मान लो कोई प्रमोशन होना है किसी का, तो कह दे कि चलो ठीक है इस एक्टिविटी की हमें पहले रिपोर्ट दे दो, तो बीच में भी हम दे सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमारी होती है टुवार्ड्स हायर अथॉरिटी। अब आता है कि जो डाउनवर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, जो जिनको हम सुपरवाइज कर रहे हैं उनके प्रति भी हमारी कुछ जिम्मेदारियां हैं। उसमें क्या है, नंबर 1, असिस्ट इन सेलेक्टिंग, ओरिएंटिंग एंड ट्रेनिंग ऑफ द न्यू स्टाफ एंड स्टूडेंट्स। सबसे पहले तो अगर मान लो आपके सुपरविजन में कोई नया स्टाफ इंट्रोड्यूस होता है, ठीक है ना, जैसे अभी आपके सामने नए टीचर्स आए हैं ना, इसी प्रकार कोई स्टूडेंट ने ज्वाइन किया, तो उनका ओरिएंटेशन कराना, सब जगह राउंड दिलाना, और जो इस इंस्टीट्यूट की काम करने का सिस्टम है उसको समझाना, ट्रेनिंग देना, वो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, ठीक है। तो बीइंग ए सुपरवाइज़र आपको उनको थोड़ा सा ओरिएंटेशन कराना, ठीक है। दूसरा, टीच देम टू डेमोन्स्ट्रेट कंसर्न, डेकोरम, मैनर्स, टेक्ट एंड कर्टिसी इन देयर डे टू डे डीलिंग, ठीक है। जो भी अपने सबॉर्डिनेट स्टाफ है उनको इन पॉइंट्स को भी समझाना है कि जो आप डे टू डे एक्टिविटी करते हैं उनमें इन पॉइंट्स का ध्यान रखें कि एक डेकोरम बना के रखें, जो भी काम करने हैं किससे कैसे बोलना है, ठीक है ना, सीनियर से कैसे बोलना है, जूनियर से कैसे बोलना है, मिलजुल के काम करना है, मैनर्स रखने हैं, है ना, कर्टिसी रखनी है। इन सब के बारे में हम सारे अपने सबॉर्डिनेट्स को, चाहे नए हों चाहे पुराने हों, उनको समझाना होता है, ठीक है ना। जैसे नॉर्मली आप लोग जैसे यहाँ पर आते हैं तो बताते हैं ना कि जो भी टीचर मिले, जब भी मिले, उनको गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग करना है, उनके रूम में जाएं तो गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग, वापस वहाँ से निकलें। तो इस प्रकार की ये चीज़ें बताने से आती हैं, तो वो चीज़ें आपके जो जूनियर्स हैं उनको बतानी है जिनको आप सुपरवाइज कर रहे हैं। हेल्प देम टू इफेक्टिवली ह्यूमनली कम्युनिकेट विद देयर क्लाइंट्स एंड ऑल अदर्स कंसर्न। और ड्यूरिंग सुपरविजन आप यदि कहीं देखते हैं कि भीड़ बहुत है, स्टाफ काम कर रहा है, तो कई बार चिल्ला देता है पब्लिक के ऊपर, है ना, तो उसमें कई बार पब्लिक भी अगर चिल्लाने वाली हो तो लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है। तो उनको थोड़ा सा प्यार से स्टाफ को बताना है कि ये हमारे क्लाइंट हैं, ठीक है ना, और इस हिसाब से समझाएं कि जैसे आप प्राइवेट सेक्टर में ग्राहक को भगवान समझते हैं, तो ये भी एक बार के हमारे क्लाइंट है, उसको ग्राहक तो नहीं कह सकते बट क्लाइंट है, तो वो भी भगवान का ही रूप है, ठीक है ना। कुछ हेल्प लेने के लिए आए हैं अपने से, तो थोड़ा सा धैर्य रख के उनके साथ अच्छे तरह बोले और उनके साथ अच्छा व्यवहार करें, है ना। तो वो अगर हम किसी को 2 बात अच्छी सुनाएंगे तो वो 4 बात अच्छी सुनाएगा, और यदि हम किसी को 2 बात गलत सुनाएंगे तो वो 10 बातें गलत सुनाएगा, ठीक है ना। ये हमें ध्यान रखना है, तो ये हम सारे स्टाफ को बताएंगे। बिल्ड गुड इंटरपर्सनल रिलेशंस अमंग द वर्कर्स, ठीक है। तो ये इंटरपर्सनल रिलेशनशिप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी सिस्टम में बहुत ज़रूरी है। सुपरवाइज़र का अपने सुपरवाइजी के साथ और जो सुपरवाइजी है उनके आपस में
अच्छे रिलेशन डेवलप करने का प्रयास करें, सबको आपस में दोस्ती करवाएं, कहीं की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है तो उसको दूर करवाएं, क्योंकि वो आपकी टीम है। यदि उन टीम में एक टीम भावना होगी तो आपका ओवरऑल जो संस्था है, जो ग्रुप है, उसका काम बढ़िया चलेगा, है ना। तो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप जो वर्कर्स के अंदर अच्छे हो। असाइन ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी टू द राइट स्टाफ टू परफॉर्म राइट जॉब एट राइट टाइम। ठीक है, ये भी हमने पहले डिस्कस किया था कि जब हम सबॉर्डिनेट से कोई काम लेते हैं तो उनकी स्किल और उनकी परफॉर्मेंस लेवल, नॉलेज को देखते हुए आप उनको ड्यूटीज़ वगैरह असाइन करें कि कौन सा कैंडिडेट कौन सा काम अच्छा कर सकता है, उसके हिसाब से उनको डिफरेंट तरीके से काम या रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देनी चाहिए। हेल्प्स सबॉर्डिनेट स्टाफ टू परफॉर्म देयर जॉब इफेक्टिवली व्हेन नीडेड। और सुपरविजन के दौरान यदि किसी स्टाफ को हेल्प की ज़रूरत है कुछ काम समझने में, कुछ करने में, तो आप अकॉर्डिंगली उसकी हेल्प भी कर सकते हैं। ठीक है ना। इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं कि जब हम फील्ड में होते हैं, एज ए सिस्टर इंचार्ज अगर वार्ड में है और एज ए LHV यदि फील्ड में है और ANM के पास बहुत ही ज़्यादा काम है, पेशेंट्स की लाइन लगी हुई है, ठीक है ना, तो जस्ट एक सुपरविजन नहीं, उसकी हेल्प कर दो, रजिस्टर में एंट्रीज कराने में हेल्प कर दो, कुछ एक्स्ट्रा इंजेक्शंस लगाने में, दवाई पिलाने में हेल्प कर दो, तो वो भी एक प्रकार का सुपरविजन का ही एक पार्ट है कि एज पर नीड आपको एक्शन भी करना है। ठीक है ना। इसी प्रकार वार्ड सिस्टर यदि है हॉस्पिटल में और बहुत ज़्यादा कोई इमरजेंसी आ गई है तो कुछ जो राइटिंग वर्क वहाँ के, जैसे वो एक सिर्फ इंजेक्शन लगाती जाए, उसकी एंट्री सिस्टर कर दे, तो वो कर सकते हैं। ठीक है, रूटीन उसका काम नहीं है, बट एज पर नीड उसको हेल्प भी करनी होती है। ठीक है। उसके बाद आता है मैनेज देयर लीव, डेओ एंड रोटेशन प्लान्स। ठीक है, जो आपका सबॉर्डिनेट स्टाफ है उनके लिए आपको सुपरवाइजरी प्लान्स बनाने होते हैं, उनके लिए रोटेशन प्लान्स बनाने होते हैं कि कौन सी ANM किस दिन फील्ड विजिट करेगी, वो वैसे बना लेगी अपने आप, बट आप उसमें को चेक कर सकते हैं, उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। और अगर किसी को कोई छुट्टी चाहिए तो उनके लिए लीव के लिए भी आप रेकमेंड कर सकते हैं हायर अथॉरिटी को। वो एप्लीकेशन आपको देगी, आप अपने हायर अथॉरिटी को देंगे। ठीक है ना, तो उसको भी आपको मैनेज करना होता है। अप्रेज द नर्स परफॉर्मेंस फॉर द गाइडेंस। और यदि आपको अप्रेजल का परफॉर्म भरना हो, गाइड करना हो अपने जूनियर स्टाफ को, तो उसके लिए भी अपन काम करेंगे। ठीक है ना। हेल्प द नर्सेज टू एडजस्ट द सिचुएशन व्हेन नीडेड। और एज पर नीड हेल्प करें, गाइड करें नर्सिंग स्टाफ को कि आप किस हिसाब से सिचुएशन में एडजस्ट करना है, ताकि वो बर्नआउट ना हो। कभी काम ज़्यादा हो सकता है, कभी कम हो सकता है, कभी कोई बीमार भी हो सकता है, तो एज पर सिचुएशन एक दूसरे की हेल्प करके और उनको उस सिचुएशन से बाहर निकलना सिखाना है। ठीक है। असिस्ट द नर्सेज टू टेक प्राइड इन देयर वर्क, अर्जिंग देम टू डू देयर बेस्ट विद द डेडिकेशन, ह्यूमन कंसर्न एंड सेंस ऑफ इन्वॉल्वमेंट। क्योंकि जो नर्सिंग फील्ड है, चाहे वो पब्लिक हेल्थ का हो चाहे हॉस्पिटल का हो, दोनों में ही एक डेडिकेशन की ज़रूरत होती है। ठीक है ना, क्योंकि हम ह्यूमन लाइफ के साथ डील कर रहे होते हैं। ठीक है ना, कोई वो मशीन नहीं है, व्यक्ति है, उनकी एक इमोशंस होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली हम मोटिवेट करते हैं अपने जूनियर्स नर्सिंग स्टाफ को कि वो काम को पूजा माने, एक गर्व का महसूस करें कि हाँ मैं नर्स हूँ। ठीक है, तब वो जो काम का बोझ उसको फील नहीं होगा। ठीक है ना, खुशी खुशी वो अपनी काम करेगी। तो ये बताने, देखो काम तो करना ही है। वो कहने बाई हुक और क्रुक गवर्नमेंट तो करवा लेगी, तो अगर आप हंसते हुए करेंगे तो आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी होगी और जो सर्विस रिसीव कर रहे हैं उसकी अच्छी होगी। तो इसलिए जो भी काम मिले उसको गर्व के साथ खुश होके करें। उसके लिए आपको बीइंग ए सुपरवाइजर अपने स्टाफ को क्या करना है, मोटिवेट करना है। ठीक है। हेल्प देम टू डेवलप वैल्यू सिस्टम दैट वुड बी बेनिफिशियल फॉर द क्लाइंट एट ऑल लेवल। ठीक है, और वैल्यू सिस्टम को डेवलप करने का प्रयास करें। वैल्यूज क्या होती हैं, कोई आइडिया? वैल्यूज होती हैं हमारे जो सिस्टम है वैल्यू का, कि सच बोलना। ठीक है ना, तो ये एक हमारी वैल्यू है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, बट एक प्रकार का एथिक है। किसी के साथ पोलाइटली बात करना, ठीक है ना, किसी जो पेशेंट आ रहे हैं उनकी आगे बढ़ के हेल्प करना, ये एक वैल्यू सिस्टम होते हैं। तो इस वैल्यू को हमें हाई करना है। ठीक है ना, उसके लिए भी हम
स्टाफ को मोटिवेट करेंगे और वैल्यू सिस्टम को डेवलप करेंगे। ठीक है, तो उससे क्या होगा, हर लेवल पे जो क्लाइंट है, हमारे पेशेंट हैं, उनको बेनिफिट होगा। अब तीसरा पॉइंट आ जाता है कि रेस्पॉन्सिबिलिटीज ड्यूरिंग सुपरविजन। सुपरविजन के दौरान हमारे क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है। सुपरवाइजर हैज स्पेसिफिक रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूरिंग होम विजिटिंग, क्लिनिक सुपरविजन, स्कूल एंड अदर कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन। हर एक्टिविटी के दौरान अलग अलग टाइप की उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है। जैसे अगर होम विजिट के दौरान है, अगर सुपरविजन किया जा रहा है, तो आपको क्या ध्यान रखना है, ड्यूरिंग होम विजिटिंग द सुपरवाइजर इज एक्सपेक्टेड टू मेक स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन। वो ऑब्जर्व करेगा क्लाइंट को काम करते हुए, द अप्रोच टू द फैमिली, कि जो हमारी एएनएम है या सुपरवाइजी है जिसको हम सुपरवाइज कर रहे हैं, वो अप्रोच कैसे कर रही है। ठीक है, अप्रोच का मतलब क्या होता है, कैसे बिहेव कर रही है, यानी जाते ही उसने गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून की, नहीं की, आज के आने का पर्पज़ बताया नहीं बताया, ठीक है ना, उसको कॉन्फिडेंस में लिया नहीं लिया, ठीक है ना, बात कैसे कर रही है, तो वो होती है अप्रोच, है ना। उसका ध्यान रखना है कि फैमिली के साथ अप्रोच कैसे कर रही है। दूसरा, द एक्शन टेकन बाय द वर्कर टू मीट द नीड्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ द फैमिली। ठीक है ना, ये सेकंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। जब वो कोई एक्टिविटी वहाँ कर रही है, कोई प्रोसीजर कर रही है, उस दौरान वो प्रॉपर सिस्टम से कर रही है या नहीं कर रही, उसको आपको ऑब्जर्व करना है। आइदर स्टैंडिंग ऑर्डर इज ऑब्जर्व और एडिक्वेटली और नॉट, कि जो स्टैंडिंग ऑर्डर होते हैं कि पर्टिकुलर अगर कोई बुखार है तो क्या करना है, कौन सी दवाई देनी है, ठीक है ना, फैमिली प्लानिंग एक्टिविटी करनी है, अगर वो रिसीव कर रही है तो क्या उसको देना है, उन स्टैंडिंग ऑर्डर का वो पालन कर रही है या नहीं कर रही है। ठीक है ना, जैसे अगर जब मलेरिया वगैरह फैलता है तो एक स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन है कि जिसको बुखार मिले उसकी स्लाइड लेनी है, तो बुखार वाला मिला और उसने स्लाइड नहीं ली तो उसमें उसको पॉइंट कम हो जाएंगे, है ना। इन चीज़ों को मेनली हमें होम विजिट के दौरान देखना है। इसके अलावा द रेस्पॉन्स ऑफ हेल्थ टीचिंग परफॉर्म्ड प्रीवियसली, कि जो हेल्थ टॉक उसने दिया, हर होम विजिट के दौरान हेल्थ टॉक देना ही देना है ना। होम विजिट का मैंने आपको डिटेल में बताया ही था, प्रोसीजर भी करना होता है और हेल्थ टॉक भी देनी होती है। तो जो हेल्थ टॉक उसने पिछली बार दी थी, उसका अब फैमिली पे क्या असर दिख रहा है, वो भी आपको ऑब्जर्व करना है। ठीक है ना, द प्लान मेड विद द फैमिली अबाउट फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन। एक ये पॉइंट भी देखना है कि जब उसने सारा एक्टिविटी कर ली तो अब अगले एक्शन के लिए कोई प्लान बताया या नहीं बताया। जैसे होम विजिट के दौरान मैंने आपको बताया था कि जब आप कंप्लीट करके वहाँ से निकलेंगे तो उनको नेक्स्ट विजिट की डेट बता के जाएंगे कि अब हम किस डेट को आएंगे। ठीक है, या अगर मान लो उसको कोई ऐसी प्रॉब्लम गंभीर है और उसको रेफ़र करना है तो उसको रेफ़र के लिए कहेंगे। तो ये होती हैं फ्यूचर प्लान। तो वो प्लान बताया है या नहीं बताया, वो भी चीज़ आपको एज ए सुपरवाइज़र ऑब्जर्व करनी है। द नर्सिंग टेक्निक फॉलो, जो भी नर्सिंग टेक्निक की प्रोसीजर किए हैं, अगर स्पंजिंग की है, एब्डोमिनल गर्थ ली है, वेट लिया है, तो प्रॉपर टेक्निक से लिया या नहीं, वो आपको ऑब्जर्व करना है। इसके अलावा वेदर ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स डेल्ट विद, कि जो हेल्थ प्रॉब्लम के ऑल एस्पेक्ट होते हैं, न्यूट्रिशन एस्पेक्ट हुआ, एनवायरमेंटल एस्पेक्ट हुआ, फैमिली एस्पेक्ट हुआ, वो सारा उसने प्रॉब्लम का देखा या नहीं देखा, ये चीज़ें हमें होम विजिट के दौरान ऑब्जर्व करनी है। डेल्ट में उसके साथ कैसे उसने डील किया, जैसे डील करना, जैसे उसको कैसे सही किया। अगर मान लो किसी को बुखार है तो बुखार के दौरान उसने क्या किया कि उसको कोल्ड स्पंजिंग दी या नहीं दी, पीसीएम दी या नहीं दी, मलेरिया का चांस है तो स्लाइड ली नहीं ली, तो ये एक प्रॉब्लम है, उसको कैसे आप ठीक करने का प्रयास करते हैं, तो उसको कहते हैं डेल्ट विद, है ना, कैसे डील किया। अब है कि अगर क्लिनिक के दौरान आप सुपरवाइज कर रहे हैं, जैसे मान लो हॉस्पिटल है या क्लिनिक है, वहाँ पर आप सुपरवाइज कर रहे हैं, तो थोड़ा सा सुपरविजन में अलग पॉइंट हो जाएंगे। नंबर 1, फिजिकल सेटअप ऑफ द क्लिनिक। आप देखेंगे कि फिजिकली उसने कैसे सेटअप किया है, कहाँ कुर्सियाँ लगाई हैं, कहाँ टेबल लगाई है, कहाँ पर ILR रखा हुआ है, वो साफ़ सुथरा है या नहीं, उसके ऊपर कोई एक्स्ट्रा सामान तो नहीं पड़ा। फिजिकल सेटअप आप ऑब्जर्व करेंगे क्लिनिक का। और स्टरलाइजेशन ऑफ द इक्विपमेंट, कि जो वो इक्विपमेंट वहाँ यूज़ कर रहे हैं उसको स्टरलाइज किया या नहीं। अगर डिस्पोजल है तो वेल एंड गुड, बट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको बॉईल करके रखना होता है या स्लाइस करना होता है, स्पिरिट से क्लीन करना होता है, तो वो कर रही है या नहीं कर रही है, वो देखना है। और नर्सिंग प्रोसीजर कैरीड आउट, जो नर्सिंग प्रोसीजर कर रही है, जैसे इंजेक्शन लगा रहे हैं तो इंजेक्शन का करना, कोई और स्टिच वगैरह लगा रही है तो स्टिच का देखना, ठीक है ना, तो वो प्रोसीजर आपको उसमें देखना क्लिनिक के दौरान। इसके अलावा चेक क्लिनिक रिकॉर्ड मेंटेन बाय द स्टाफ,
अब जब सारी एक्टिविटी कर रही तो वो रिकॉर्ड प्रॉपर मेंटेन कर रही है या नहीं, सारे रजिस्टर में एंट्री कर रही है या नहीं, वो देखना है। हेल्थ टेक्निक्स बीइंग कैरिड आउट फॉर द पेशेंट एंड देयर अटेंडेंस। अटेंडेंट के लिए अगर कोई एक्टिविटी करनी है तो वो बिठाना है, उसको खड़ा रखना है, उसको कोई हेल्थ टॉक देनी है, और पेशेंट के लिए जो एक्टिविटी करनी है उसको देखेंगे। इसके अलावा सप्लाई, स्टोरेज एंड मेंटेनेंस ऑफ द ड्रग एंड सप्लाई, जो स्टोर मेंटेन कर रही है, जो चीज़ें आई हैं, जो चीज़ें यूज़ हुई हैं, उसको प्रॉपर मेंटेन कर रही है या नहीं कर रही, उसका भी सुपरवाइज करेंगे। अब तीसरी एक हमारी एक्टिविटी आ जाती है तीसरी टाइप की, कि अगर कोई कैंप लगा हुआ है या कोई स्कूल हेल्थ प्रोग्राम के अंदर गए हुए हैं, ठीक है, तो आपको क्या क्या ध्यान रखना है। तो इसमें आता है कि सुपरवाइजर इज आल्सो एक्सपेक्टेड टू विजिट स्कूल एंड रिलेटेड कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन और द विद द स्टाफ। जैसे उसमें क्या करेंगे, हेल्पिंग द इन आइडेंटिफाइंग नीड और प्रॉब्लम ऑफ द स्कूल चिल्ड्रन और कम्युनिटी पीपल। तो इसमें हमने ओब्लिक डाल के लिखा हुआ है कि अगर कोई कम्युनिटी में कैंप है तो कम्युनिटी के लोगों की नीड को आइडेंटिफाई करना, हम देखेंगे कि वो सही कर रही है या नहीं कर रही, और स्कूल के में किया है तो स्कूल के बच्चों की नीड को आइडेंटिफाई किया नहीं किया, वो जस्ट हमें सुपरवाइज करना। असिस्ट इन प्लानिंग द हेल्थ प्रोग्राम फॉर द कम्युनिटी, और सुपरविजन के दौरान कम्युनिटी में या स्कूल में अगर कोई एक्टिविटी प्लान कर रहे हैं कि किस डेट को जाना है, कहाँ रखना है, क्या टाइमिंग है, उसमें भी आप उसको असिस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा गाइडेंस टू इम्प्लीमेंट द प्लान बाय प्रोवाइडिंग सप्लाईज एंड मटेरियल, कि वो जो एक्टिविटी वहाँ करेगी उसके लिए आप असिस्ट करेंगे किस रूप में, सप्लाई एंड मटेरियल, कि अगर मान लो उनके पास कुछ सामान की कमी है तो हायर अथॉरिटी से कह के उसको सफिशिएंट सामान दिलवाएंगे, है ना। उसके बाद सेम वही आ जाएगा, चेकिंग द रिकॉर्ड मेंटेन बाय देम, और उस एक्टिविटी के दौरान, उस कैंप के दौरान क्या रिकॉर्ड कैसे मेंटेन किया उसको आप चेक कर लेंगे। कंडक्टिंग इंडिविजुअल एंड ग्रुप कॉन्फ्रेंस एज पर नीड, आप सुपरविजन के लिए कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हैं, ग्रुप कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, अगर ज़्यादा स्टाफ को एक साथ ऑब्जर्व करना है तो उनसे बातचीत कर सकते हैं, और इंडिविजुअल कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हैं। कॉन्फ्रेंस मतलब जस्ट एक बातचीत करना अपने काम के बारे में, ठीक है। अप्रेजिंग द एफिशिएंट एंड इफेक्टिव सर्विस रेंडर ड्यूली, और किसी स्टाफ ने सुपरविजन के दौरान यदि बहुत ही अच्छा काम किया है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम किया है, तो उनकी प्रेज भी आपको करनी है, ठीक है ना। तो ये सुपरवाइजन के दौरान जो एक्टिविटी होती है उनका ध्यान रखना। इस प्रकार ये रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है सुपरविजन की, जिसको हम 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, अपवर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डाउनवर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सम रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूरिंग सुपरविजन। तो जिसमें हम 3 सिचुएशन लेके चलते हैं, बट एग्जाम में आप चाहो तो एक सिचुएशन को भी लेके लिख सकते हैं, ठीक है ना। कि अगर मान लो होम विजिट में देख रहे हैं तो ये कर लिया, वो डिपेंड करेगा कि आपके पास क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, ठीक है ना, उस हिसाब से आप कर सकते हैं। सुपरविजन, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूरिंग सुपरविजन, ठीक है ना। हाँ हाँ, सुपरविजन की, हाँ इसमें 3 है। देखो टोटल जो सुपरविजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको हमने कितने ग्रुप में डिवाइड किया, 3 में, ठीक है ना। वो हो गया कि एक तो सुपीरियर के प्रति, एक